बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाला एक 30 वर्षीय भारतीय महिला। भारत के सबसे दूरस्थ और अप्रवेश्य क्षेत्रों में से एक, उत्तराखंड के अंदरूनी हिस्सों में जाकर दर्जनों स्थानीय पुरुषों के साथ दुनिया से कटा हुआ जीवन बिता रही थी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देखने से पहले कृपया सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें और पसंद करें, लाइक करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 31 वर्षीय प्रिया शर्मा दिल्ली में एक मध्यम आकार की विदेशी व्यापार कंपनी चलाती थीं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के शुरुआत के युग में जन्मी जो अवसरों और चुनौतियों से भरा था, उनके अंदर साहस और संघर्ष करने की भावना के साथ-साथ एक बेचैन, साहसिक भावना भी थी। वह नए बाजारों का विस्तार करना चाहती थीं। भारतीय उपमहाद्वीप के अनजाने कोनों में नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने और अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का सपना देखती थीं। भारतीय उपमहाद्वीप के कई राज्यों में से हिमालय की गोद में बसा छोटा राज्य उत्तराखंड ने उनका ध्यान खींचा। कहा जाता था कि उत्तराखंड हालांकि भारत में छोटा था, फिर भी इसमें सुंदर परिदृश्य और विविध संभावित संसाधन थे। हालांकि यह दुर्गम इलाकों और बुनियादी ढांचे की कमी के लिए भी जाना जाता था, जिससे कई कंपनियां कदम पीछे खींच लेती थीं। प्रिया शर्मा ने भीड़ का अनुसरण नहीं किया और संसाधन समृद्ध महाराष्ट्र या कर्नाटक में अवसर तलाशने नहीं गईं। इसके बजाय उन्होंने जो हिम्मत करता है वही जीतता है की भावना के साथ उत्तराखंड को चुना। वह इस क्षेत्र में मसालों या हस्तशिल्प के निर्यात से परे कुछ अनोखा खोजना चाहती थीं और भारत के प्राकृतिक स्वरूप का पता लगाने और उससे उद्यमिता प्रेरणा प्राप्त करने की भी इच्छा रखती थीं। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे-धीरे इंटरनेट और दोस्तों के माध्यम से स्थानीय संपर्क बनाए। सौभाग्य से एक भारतीय सहायता संगठन उत्तराखंड में सहायता और निर्माण परियोजनाएं चला रहा था और उन्होंने उनके संपर्कों के माध्यम से कुछ बुनियादी मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रस्थान करने से पहले उनके दोस्त चिंतित थे। क्या भारत के दूरदराज के इलाके बहुत गड़बड़ हैं? क्या यह सुरक्षित है? तुम अकेली लड़की हो? लेकिन प्रिया शर्मा हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देती थीं। बिना कोशिश किए कैसे जानेंगे? बिना मैदान में उतरे खेल कैसे जीतेंगे? लंबी उड़ान के बाद प्रिया शर्मा आखिरकार देहरादून हवाई अड्डे पर उतरी। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता था, लेकिन इमारत सरल थी और उनका स्वागत नम और गर्म हवा तथा अपरिचित दृश्यों ने किया। वह पहले से बुक किए गए होटल गईं और स्थानीय संपर्क व्यक्ति से मिली। उत्तराखंड छोटा था, जिसमें सुंदर झीलें और पहाड़ी दृश्य थे, लेकिन परिवहन और संचार अब भी अविकसित थे। प्रिया शर्मा ने राजधानी के आसपास के कैफे और होटल लॉबी में स्थानीय व्यापारियों और सहायता संगठन के कर्मचारियों से संपर्क करना शुरू किया और बाजार अनुसंधान किया। मसाला उद्योग पहले ही संतृप्त हो चुका है और अनाज और दाल जैसी कृषि उपज में भी तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यदि आप कुछ अधिक अनोखा खोजना चाहते हैं, तो आपको दूरदराज के गांवों में जाना चाहिए। वहां अनदेखी सामग्री या हस्तकला तकनीकें मौजूद हो सकती हैं। प्रिया शर्मा ने यह सुनकर तुरंत उनकी आंखें चमक उठीं। मुझे पता था कि मुझे ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए। वह पहले ही जंगली इलाकों में गहराई तक जाने के लिए तैयार थीं, इसलिए वह बहुत उत्साहित थीं। सहायता संगठन के कर्मचारी ने सावधानी से कहा, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों की सड़कें बहुत कठिन हैं और सुरक्षा की स्थिति भी अज्ञात है।
इसलिए एक मार्गदर्शक को साथ ले जाना आवश्यक है। प्रिया शर्मा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं सावधान रहूंगी। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी, जितना अधिक दूर दराज का स्थान, उतना ही अधिक आश्चर्य खोजने की संभावना। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया शर्मा एक मध्यवर्ती गांव के लिए रवाना हुई, जो राजधानी से थोड़ा दूर था। सहायता संगठन के वाहन में यात्रा करने से उन्हें कुछ सुरक्षा मिली, लेकिन सड़कें ऊबड़-खाबड़ थीं और बारिश होते ही कीचड़ भरी और दुर्गम हो जाती थीं। मध्यवर्ती गांव से भी उन्हें और दूर जाना था, लेकिन उस क्षेत्र में आने-जाने के लिए परिवहन अक्सर उपलब्ध नहीं था। हालांकि उन्हें एक स्थानीय मार्गदर्शक और दुभाषिया मिला, जिसका नाम रोहन था, जो अंग्रेजी और स्थानीय पहाड़ी बोलियों का विशेषज्ञ था। प्रिया शर्मा ने एक छोटी जीप जैसी गाड़ी किराए पर ली और रोहन के साथ ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी सड़क पर निकल पड़ी। वे छिटपुट रूप से बनी हुई मिट्टी की झोपड़ियों या खेतों से गुजरे और पहाड़ियों और घाटियों को पार किया। उनका गंतव्य देवगांव नामक एक दूर-दराज का गांव था, जहां कथित तौर पर बहुत कम बाहरी लोग गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगी, लेकिन सड़कें इतनी ऊबड़-खाबड़ थीं कि जीप अक्सर फंस जाती थी और कभी-कभी उन्हें नदियों को पैदल पार करना पड़ता था। फिर आखिर में इंजन खराब हो गया। रोहन ने मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पुर्जे न होने के कारण उन्होंने फैसला किया कि इसे ठीक करना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से कोई मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। प्रिया जी, अब क्या करें? मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। हमें पास के गांव तक पैदल जाना होगा। प्रिया शर्मा ने आह भरी, लेकिन फिर भी फैसला किया। ठीक है, चलो चलते हैं। इतनी दूर आने के बाद हम वापस कैसे जा सकते हैं? आखिरकार प्रिया शर्मा और रोहन ने केवल आवश्यक सामान अपने बैग में रखा और पहाड़ी सड़क पर रास्ता खोजने निकल पड़े। रात हो गई और बारिश भी होने लगी, जिससे स्थिति और खराब हो गई। जब दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए रुके, तो उन्होंने दूर एक हल्की रोशनी देखी। लगता है कि वहां कोई आबादी वाली जगह है। चलो देखते हैं। वे तूफान और बारिश का सामना करते हुए उस दिशा में गए और उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर कुछ साधारण घर एक साथ घनी आबादी में बने हुए थे। वे सावधानी से पास पहुंचे और सौभाग्य से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। एक ग्रामीण उनका स्वागत करने बाहर आया और रोहन से कुछ शब्द कहे। फिर प्रिया शर्मा की ओर देखा। रोहन ने संक्षेप में अनुवाद किया। यह गांव बहुत अलग-थलग है, इसलिए वे शायद ही कभी बाहरी लोगों को देखते हैं। अब यहाँ अधिकांश लोग पुरुष हैं। भारत के कई ग्रामीण स्थानों की तरह सूखे अकाल या बेहतर अवसरों की तलाश में महिलाएं और बच्चे अन्य स्थानों पर चले गए हैं। प्रिया शर्मा ने पूछा, तो क्या यहाँ कोई महिलाएं और बच्चे नहीं हैं? रोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस जगह पर अब सिर्फ 17 पुरुष बचे हैं। गांव का नाम देवगांव है। भारी बारिश के कारण और कहीं और जाने की कोई जगह न होने के कारण प्रिया शर्मा और रोहन ने अस्थायी रूप से गांव से मदद मांगी। ग्रामीण बाहरी लोगों के प्रति अनभिज्ञ थे, लेकिन वे मेहमानों को सीधे मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें एक खाली मिट्टी की झोपड़ी में ठहराया। अंदर केवल एक साधारण खटिया थी, लेकिन बाहर बारिश में सोने से तो यह कहीं बेहतर था। अगले दिन प्रिया शर्मा ने गांव में चारों ओर देखा और पाया कि यह कितना अलग-थलग और पिछड़ा हुआ था। लगभग कोई सड़कें नहीं थीं, जिन पर कारें चल सकें, और हाल की भारी बारिश ने जगह-जगह भूस्खलन कर दिया था, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं।
निश्चित रूप से कोई संचार नेटवर्क भी नहीं था। पास में कोई दुकान या बाजार भी नहीं था जहां से कुछ खरीदा जा सके। गांव के 17 पुरुष यहाँ आत्मनिर्भर जीवन जीते हुए प्रतीत होते थे। वे छोटे खेतों में दालें या मक्का उगाते थे और पास के जंगल में जानवरों का शिकार करते थे या खाने के लिए फल इकट्ठा करते थे। चूंकि आबादी बहुत कम थी, इसलिए कोई बड़ा सामाजिक संगठन नहीं था और न ही बिजली थी। प्रिया शर्मा थोड़ी चिंतित होने लगी। उन्हें रोहन के साथ राजधानी लौटना था, लेकिन सड़कें अवरुद्ध थीं। तो अब क्या करें? रोहन ने कहा। निकट भविष्य में किसी बचाव दल या सहायता के आने की संभावना नहीं है। हमें यहाँ तब तक इंतजार करना होगा जब तक बारिश बंद न हो जाए और सड़कें ठीक न हो जाएं। आखिरकार प्रिया शर्मा को अस्थायी रूप से इस गांव में उनके साथ रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने इसे व्यावसायिक अवसर खोजने का एक मौका मानने का फैसला किया। ऐसे दूरदराज के गांव में किस तरह के संसाधन छिपे होंगे? गांव के पुरुष इस बात से कुछ असहज महसूस करते थे कि प्रिया शर्मा एक महिला थीं। इस गांव में एक महिला का आना पूरी तरह से असामान्य था। हालांकि उन्होंने धीरे-धीरे प्रिया शर्मा के सकारात्मक और आत्मविश्वासी रवैये के प्रति अपने दिल खोल दिए। जब उन्होंने कुछ स्थानीय अभिवादन सीखे और सक्रिय रूप से उनसे संपर्क किया, तो उन 17 पुरुषों को यह दिल्ली से आई दोस्त बहुत दिलचस्प लगी। प्रिया शर्मा ने उनके साथ बाजरे की राबड़ी दाल की सब्जी और जंगली जामुन जैसे भोजन साझा किए और धीरे-धीरे इन अपरिचित स्वादों के अनुकूल हो गईं। कभी-कभी वह जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल में पेड़ काटने जाती थीं और उन्हें पहाड़ों से चीजें इकट्ठा करने का अनुभव देखना और करना भी बहुत पसंद था। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिया शर्मा को उनकी एकता ने प्रभावित किया। हर जगह पुरुषों को एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए और अपने परिवार और महिलाओं के जाने के बाद एक दूसरे का सहारा लेकर जीवित रहने के निशान देखे जा सकते थे। यदि कोई बीमार पड़ता, तो वे बारी-बारी से देखभाल करते और भोजन साझा करते थे। चूंकि आबादी बहुत कम थी, हर कोई गांव के बड़े और छोटे मामलों का फैसला एक साथ करता था। धीरे-धीरे प्रिया शर्मा खुद भी इस जीवन में घुल-मिल गईं। उनके बहिर्मुखी स्वभाव के कारण उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को काफी हद तक पार कर लिया। रोहन के अनुवाद की मदद से उन्होंने 17 पुरुषों के स्वभाव को समझा और उनसे दोस्ती कर ली। वे एक दूसरे से मजाक करते थे और यदि उन्हें कीड़े काटते थे, तो वे एक साथ जड़ी बूटियां लगाते थे। हालांकि मानवीय संबंध हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होते थे। गांव में कुछ छोटे-मोटे विवाद भी सामने आए। उदाहरण के लिए, हाल ही में पकड़े गए पहाड़ी जानवरों को कैसे वितरित किया जाए या मक्के के खेत से किसे अधिक मक्का मिलना चाहिए। ये 17 पुरुष मूल रूप से एक दूसरे पर भरोसा करते थे, लेकिन चूंकि वे लंबे समय से एक बंद वातावरण में रह रहे थे, इसलिए छोटे से छोटे मुद्दे भी आसानी से बढ़ जाते थे। प्रिया शर्मा ने बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से इन संघर्षों में मध्यस्थता की। क्यों न मक्के के वितरण के लिए मानदंड को और स्पष्ट किया जाए। हम हर व्यक्ति के काम के घंटों या खेत के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह एक छोटा सा मामला हो सकता था, लेकिन प्रिया शर्मा की सक्रिय भागीदारी ने पुरुषों में एक नयापन ला दिया। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, आखिर पढ़े लिखे लोग अलग ही होते हैं। प्रिया शर्मा को अंदर ही अंदर गर्व महसूस हुआ कि उनके देश में सीखे गए व्यावसायिक प्रबंधन कौशल काम आ रहे थे। इस तरह प्रिया शर्मा ने गांव के समुदाय के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभानी शुरू की।
मूल रूप से उन 17 पुरुषों में से अधिक उम्र के या अनुभवी लोग प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। लेकिन प्रिया शर्मा के नए विचारों और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके ने उनका बहुत अधिक सद्भाव जीता। एक दिन प्रिया शर्मा गांव में टहल रही थीं, जब उन्होंने पाया कि वहां कुछ असामान्य पौधे उग रहे थे। मोटे तने वाली बेलें थीं, अद्वितीय गंध वाले फल थे और कुछ ऐसे पेड़ भी थे जो दुर्लभ लगते थे। उत्तराखंड के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे संसाधन छिपे हो सकते हैं जो अभी तक विश्व बाजार के लिए अज्ञात हैं। यदि हम इन संसाधनों का अध्ययन और विकास करें तो वे सौंदर्य प्रसाधनों के घटक या स्वास्थ्य उत्पाद बन सकते हैं। प्रिया शर्मा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उनका विचार था कि यदि वह इन पौधों को संसाधित करने या पेड़ का रस निकालने का तरीका विकसित कर सकें तो एक नया उत्पाद बनाया जा सकता है। हालांकि ग्रामीणों के पास ऐसी प्रसंस्करण तकनीक या बाजार की जानकारी नहीं थी। वे इसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे और बस कहते थे, हम इसे भोजन के लिए थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करते हैं। प्रिया शर्मा ने कल्पना की, अगर मैं उन्हें इस क्षेत्र में प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए काम पर रखूं, तो क्या होगा? यदि बाद में बाहरी दुनिया से संपर्क करके निर्यात किया जा सके, तो यह बहुत बड़ा अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न कर सकता है। निश्चित रूप से यह तुरंत हासिल करना मुश्किल था। यहाँ कोई परिवहन अवसंरचना नहीं थी और न ही कोई संचार था। हालांकि यह योजना प्रिया शर्मा के दिमाग में आकार लेने लगी। अगर मैं इस गांव को अपना आधार बनाऊं, विभिन्न बहुमूल्य संसाधनों की खोज करूं और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करूं तो क्या होगा? इसी बीच अप्रत्याशित संकट आ गया। उदाहरण के लिए, आसपास के अन्य गांवों के सशस्त्र गिरोह भोजन चुराने की कोशिश करते थे या कोई पहाड़ी जानवरों के हमले से घायल हो जाता था। प्रिया शर्मा का गांव भी प्रभावित हुआ। एक रात एक घुसपैठिया गांव के गोदाम से मक्का चुराने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। पुरुषों ने उन्हें काबू करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन संघर्ष छिड़ गया और कुछ लोग घायल हो गए। प्रिया शर्मा बहुत डर गई थीं और उन्हें केवल अपनी झोपड़ी में छिपना पड़ा। आखिरकार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग हतोत्साहित होकर कहने लगे, ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। प्रिया शर्मा ने उन्हें सांत्वना दी, जब तक हम सहयोग करेंगे, हम इन खतरों को दूर कर सकते हैं। क्यों न गांव की बाड़ को और मजबूत बनाएं और फिर बारी-बारी से पहरा दें। पुरुषों ने ये बातें सुनी और फिर से उत्साहित हो गए। उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार के पास एक अस्थायी बाड़ लगाई और रात में बारी-बारी से 2-3 लोगों को गश्त के लिए भेजा। प्रिया शर्मा पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने इस तरह के व्यवस्थित तरीके का सुझाव दिया था। स्वाभाविक रूप से गांव ने प्रिया शर्मा को नेता के रूप में मानना शुरू कर दिया। समय के साथ प्रिया शर्मा ने गांव में उगने वाले संसाधनों की और अधिक सावधानी से जांच की। रोहन की मदद से उन्होंने लगन से पौधों के नमूने एकत्र और दर्ज किए और ग्रामीणों से उनके पारंपरिक उपयोग सीखे। उदाहरण के लिए, कीरा नामक एक जड़ वाला पौधा था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें उच्च औषधीय मूल्य हैं। स्थानीय लोग इसे उबालकर पीते थे और इसका उपयोग घावों या सर्दी के इलाज के लिए करते थे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। प्रिया शर्मा को सहज रूप से महसूस हुआ कि इस पौधे में बहुत अधिक क्षमता है। कुछ फूल और फल भी थे जिनसे अद्वितीय रंग निकलते थे। ऐसा लगता था कि वे प्राकृतिक रंग या औषधीय घटक बन सकते हैं। समस्या यह थी कि गांव के 17 पुरुषों के लिए
उन्हें बड़ी मात्रा में काटना और संसाधित करना मुश्किल था, और बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करने का कोई तरीका नहीं था। प्रिया शर्मा ने सबसे पहले पुरुषों से कटाई और साधारण सुखाने के काम में मदद करने का अनुरोध किया। अगर हो सके तो मैं यह भी चाहूंगी कि आप इसे अच्छी तरह से पैक करें। पुरुष यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन प्रिया शर्मा के उत्साही नेतृत्व में उन्होंने चुपचाप सहयोग किया। अगर मैं बाद में इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाऊं, तो मैं इसे नमूने के तौर पर ले जाऊंगी। अगर इसे अच्छे दाम पर बेचा जा सका तो आप लोगों को भी कुछ हिस्सा मिलेगा। प्रिया शर्मा के शब्दों ने धीरे धीरे उनके दिलों को छू लिया। वह एक अजनबी महिला है, लेकिन शायद वह हमारे लिए एक नया रास्ता खोलेगी। इस तरह गांव में एक छोटे पैमाने पर उत्पादन प्रणाली स्थापित की गई। लगातार बारिश के मौसम और भूस्खलन के कारण प्रिया शर्मा और रोहन लगभग 3 महीने तक गांव नहीं छोड़ पाए। राजधानी लौटने का विचार धीरे धीरे फीका पड़ गया और उनका अपनी दिल्ली की कंपनी से भी संपर्क टूट गया। इस दौरान प्रिया शर्मा एक तरफ तो बारिश के मौसम के खत्म होने का अस्पष्ट रूप से इंतजार कर रही थीं, और दूसरी तरफ वह गांव के जीवन से और अधिक जुड़ गईं। उन्होंने और रोहन ने 17 पुरुषों के साथ घनिष्ठ दैनिक संबंध स्थापित किए, और उनके बीच टीम वर्क का माहौल था। चूंकि प्रिया शर्मा द्वारा सुझाए गए तरीके शिकार रखवाली और उत्पादन कार्यों में प्रभावी थे, पुरुष उन पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए। उन्होंने अपनी संगठनात्मक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करके, कार्यों को वितरित करके और संघर्षों में मध्यस्थता करके गांव को और अधिक मजबूत बनाया। आखिरकार मौसम के बदलने और बारिश के मौसम के खत्म होने के साथ कुछ पहाड़ी सड़कें ठीक हो गईं, जिससे जीप और मोटरसाइकिल के गुजरने की स्थिति बन गई। एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार ने गांव का दौरा किया और प्रिया शर्मा के अस्तित्व के बारे में जाना। अधिकारी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, दिल्ली की एक महिला कॉमरेड इस दूर दराज के गांव में 3 महीने से अधिक समय से रह रही हैं, और उन्होंने उन्हें राजधानी लौटने में मदद करने की पेशकश की। उस समय ग्रामीणों ने प्रिया शर्मा के जल्द ही जाने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। प्रिया शर्मा सोच में पड़ गईं। वास्तव में वह अपनी दिल्ली की कंपनी के बारे में चिंतित थीं, लेकिन वह यहाँ मिली संभावनाओं और सबके साथ बनाए गए संबंधों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थीं। आखिरकार प्रिया शर्मा ने अधिकारी को जवाब दिया, मैं कुछ और समय रहना चाहती हूँ। मैं बाहर से सामग्री और कर्मियों को लाना चाहती हूँ और गांव में एक छोटी सहकारी समिति स्थापित करना चाहती हूँ। प्रिया शर्मा ने उत्तराखंड की स्थानीय सरकार से बातचीत की और साधारण व्यवसाय पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी कीं। निश्चित रूप से अविकसित दस्तावेजों या नौकरशाही के कारण यह आसान नहीं था, लेकिन कुछ हद तक क्षेत्रीय सहकारी समिति का रूप अपनाने का फैसला किया गया। गांव के नाम पर देवगांव सहकारी समिति का जन्म हुआ। प्रिया शर्मा इस सहकारी समिति की प्रमुख बनी और ग्रामीण संयुक्त सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हुए। इसके बाद बाहरी बातचीत कुछ हद तक संभव होने के कारण वह राजधानी के बाजार से संपर्क कर सकी और पौधों के नमूने तथा प्राकृतिक रंगों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे। प्रतिक्रिया उम्मीद से बेहतर थी। मैंने ऐसा उत्पाद कभी नहीं देखा। यदि आप इसका और अधिक गहन अध्ययन करते हैं, तो इसमें व्यावसायिक मूल्य प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया में प्रिया शर्मा धीरे धीरे व्यावसायिक धन जुटाने में सक्षम हुईं। ये 17 पुरुष एक प्रकार के कर्मचारी या भागीदार बन गए, जो कटाई सुखाने और साधारण प्रसंस्करण के काम के लिए जिम्मेदार थे।
उन्होंने भावुक होकर कहा, हमें भी अपनी मेहनत से पैसा कमाने का अवसर मिला है। इस तरह गांव में नकदी रुपयों का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। वे बाहर से चावल और दाल जैसी विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीद सके और उन्होंने अपनी झोपड़ियों का और अधिक मजबूत नवीनीकरण भी किया। आसपास के अन्य गांवों के लोगों ने यह खबर सुनी और काम खोजने या व्यापार करने के लिए झुंड में आने की कोशिश की। प्रिया शर्मा ने सुझाव दिया, हमें एक साथ बहुत से लोगों को नहीं लाना चाहिए, इसलिए बुनियादी ढांचा होने तक पहले कुछ लोगों को स्वीकार करें। हालांकि केवल अच्छी चीजें ही नहीं हुईं। कुछ सशस्त्र गिरोह या संगठित बदमाश जो पास में घूम रहे थे, उन्होंने देवगांव के पैसे कमाने की अफवाह सुनी। उन्होंने धमकी दी, यह गांव कुछ चीजें निर्यात करके पैसे कमा रहा है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। एक रात कुछ बंदूकधारी गांव में घुस गए और प्रिया शर्मा और 17 पुरुष डर गए। आपको अपने कमाए गए लाभ का आधा हिस्सा हमें देना होगा, अन्यथा हम इस गांव को जला देंगे। मदद के लिए कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी। प्रिया शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं क्या करूं यदि इतना बड़ा संगठन हमें धमकाता है, तो हम असहाय हैं। पुरुषों में भी लड़ने की इच्छा थी, लेकिन दूसरी तरफ बंदूकें थीं और उनके पास केवल साधारण भाले थे। हालांकि प्रिया शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्हें कुछ समय के लिए शांत करने के बाद उन्होंने कहा, अभी हमारे पास ज्यादा लाभ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम भोजन साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे जबरदस्ती ले जाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस तरह आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी बीच उन्होंने इशारा किया कि उनकी भारतीय सहायता संगठन और स्थानीय सरकार से पहचान है। चूंकि हम एक औपचारिक व्यावसायिक संचालक के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं, यदि आप कोई बड़ा नुकसान करते हैं तो भारतीय सहायता संगठन और उत्तराखंड सरकार दोनों कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से यह लगभग एक झांसा था, लेकिन इसने एक हद तक डाकुओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। आखिरकार उन्होंने पूरी तरह से श्रद्धांजलि की मांग नहीं की, बल्कि कुछ मात्रा में भोजन और सामग्री लेकर पीछे हट गए। उन 17 पुरुषों ने विस्मय में कहा, प्रिया दीदी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हम अकेले होते तो हमें बहुत नुकसान होता। प्रिया शर्मा ने राहत की सांस ली और कहा, हम ऐसे ही नहीं रह सकते। जैसे जैसे गांव विकसित होगा, यह खतरा और बड़ा होता जाएगा। सशस्त्र गिरोहों के खतरे के तहत प्रिया शर्मा ने महसूस किया कि उन्हें अन्य पड़ोसी गांवों या स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के साथ सहयोग करना होगा। चूंकि वह सब कुछ अकेले हल नहीं कर सकती थीं, इसलिए निश्चित संख्या में पुलिस बलों और स्थानीय स्वायत्त संगठनों, ग्राम रक्षक दल के साथ सहयोग करके एक रक्षा प्रणाली स्थापित करना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में प्रिया शर्मा राजधानी लौट आईं और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से सलाह मशविरा किया। उत्तराखंड की केंद्रीय सरकार की शक्ति अभी भी कई जगहों तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन वह फिर भी छोटे पैमाने पर पुलिस की तैनाती या स्थानीय ग्राम रक्षक दल का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम थीं। प्रिया शर्मा ने कुछ सुरक्षा कर्मियों को गांव के पास तैनात किया, जिससे सशस्त्र गिरोहों के खिलाफ रक्षा मजबूत हुई। निश्चित रूप से रिश्वत और अतिरिक्त शुल्क भी थे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि इस तरह से गांव को अधिक सुरक्षित बनाना आवश्यक था। ग्रामीणों ने प्रिया शर्मा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, उन्होंने वो किया जो हम नहीं कर सकते थे। आखिर वह एक ऐसी व्यक्ति है जो बाहर की दुनिया को जानती है। देवगांव की स्थिरता और व्यवसाय के धीरे धीरे विस्तार के साथ
ये 17 पुरुष वास्तव में प्रिया शर्मा का अपने नेता की तरह समर्थन करते थे। शुरुआत में वह केवल एक मध्यस्थ थीं, लेकिन अब वह उनकी आजीविका के लिए जिम्मेदार एक नेता बन चुकी थीं। जब ग्रामीण बैठक करते थे, तो प्रिया शर्मा स्वाभाविक रूप से बीच में बैठकर बैठक की अध्यक्षता करती थीं और अन्य लोग अपनी-अपनी भूमिकाओं की रिपोर्ट करते थे। उदाहरण के लिए पौधा संग्रह, दल रंग प्रसंस्करण दल, गांव सुरक्षा प्रभारी, सुरक्षा संपर्क प्रभारी आदि। प्रिया शर्मा उनके प्रदर्शन और समस्याओं की जांच करती थीं और सुधार के उपाय सुझाती थीं। दूसरी ओर वह निर्यात या अतिरिक्त निवेश की तलाश में राजधानी से संपर्क करती थीं। उन्होंने उसे प्रिया दीदी कहना भी शुरू कर दिया। यह एक स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक संबोधन था। प्रिया दीदी धीरे-धीरे गांव में उनका अनोखा नाम बन गया। प्रिया शर्मा कभी-कभी शर्माते हुए कहती थीं, मुझे प्रिया ही कहो ना। हालांकि पुरुषों ने हंसते हुए कहा, आपने हमें अच्छा जीवन जीने में मदद की है। आप हमारी प्रिया दीदी हैं। ये समय के साथ प्रिया शर्मा के प्राकृतिक पौधों के संसाधन और रंग धीरे-धीरे जात होने लगे और राजधानी में उनकी मांग भी बढ़ती गई। इसके अलावा आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोग भी सहकारी समिति में शामिल होकर काम करना चाहते थे। प्रिया शर्मा ने इस प्रवृत्ति का उपयोग करके देवगांव सहकारी समिति का विस्तार करने की कोशिश की। उन्होंने उन लोगों को स्वीकार किया जो आसपास काम खोजना चाहते थे, क्योंकि केवल 17 पुरुष पर्याप्त नहीं थे, और उन्होंने एक अधिक व्यवस्थित उत्पादन लाइन स्थापित की। इस प्रक्रिया में देवगांव छोड़कर बहुत पहले चले गए कुछ लोग भी वापस लौट आए। अंततः गांव की जनसंख्या बढ़ गई और कुछ छोटे बाजार और गोदाम भी नए सिरे से बनाए गए। प्रिया शर्मा के धन और बाहरी नेटवर्क के निवेश के साथ कुछ बुनियादी ढांचा भी तैयार हो गया। वे स्थिर रूप से भोजन खरीद सके और उन्होंने एक साधारण कक्षा भी बनाई ताकि बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रिया शर्मा इन सभी परिवर्तनों का केंद्र बिंदु थीं। वह दिन में खेतों के प्रबंधन में व्यस्त रहती थीं और रात में कागजी काम और वित्तीय व्यवस्था में लगी रहती थीं। हालांकि लोगों का आभार उनकी थकान को कम करता था। वह कभी एक दूरदराज के गांव में फंसी हुई शहरी थीं, लेकिन अब वह वास्तव में गांव को समृद्ध बनाने वाली प्रमुख व्यक्ति बन चुकी थीं। तेजी से विकास और परिवर्तनों के साथ ग्रामीणों ने प्रिया शर्मा का और भी अधिक सम्मान किया। ये 17 पुरुष न केवल उन्हें नेता मानते थे, बल्कि वास्तव में उन्हें एक गांव के मुखिया की तरह प्यार करते थे। जब उनकी व्यावसायिक बैठकें होती थीं, तो वे सक्रिय रूप से उनकी रक्षा करते थे, और जब गांव में कोई उत्सव होता था, तो वे सबसे पहले उन्हें अपना आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक दिन गांवों में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देवगांव सहकारी समिति को राजधानी में आयोजित स्थानीय नवाचार पुरस्कार परियोजना में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ साल पहले एक बर्बाद और दूर-दराज के गांव के रूप में आत्मनिर्भर उत्पादन और निर्यात के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का यह मामला पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित करने योग्य था। प्रिया शर्मा को राजधानी में आयोजित पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया। कई अधिकारियों और राजनेताओं के सामने उन्होंने एक छोटा भाषण दिया। यह पुरस्कार देवगांव के सभी ग्रामीणों का है। मैंने सिर्फ उनके उत्साह और क्षमता पर विश्वास किया। उन्होंने एक भावुक कर देने वाला वाक्य कहा। जब वह कार्यक्रम में भाग लेने के बाद देवगांव लौटीं, तो पुरुषों ने एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया।
उन्होंने पारंपरिक भारतीय ढोल संगीत पर गाया और नृत्य किया और प्रिया शर्मा को गांव के चौक के केंद्र में उठाया, मानो उन्हें ऊपर उछाल रहे हों। ग्रामीण पुरुषों को हंसते हुए प्रिया दीदी की जय हो चिल्लाते हुए देखकर प्रिया शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह तो असली जिंदगी है। उनका शरीर हवा में हल्के से तैर रहा था, लेकिन वह डरी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि गर्मजोशी भरे हाथ उनका समर्थन कर रहे थे। समय बीतने के साथ आसपास की स्थिति में सुधार हुआ और प्रिया शर्मा राजधानी और गांव के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकती थीं। अब वह दिल्ली लौट सकती थीं। वह अपनी कंपनी से लंबे समय से दूर थीं, इसलिए उन्हें वापस जाने पर विचार करना पड़ा। प्रिया दीदी, आपका क्या इरादा है? रोहन ने पूछा। चूंकि व्यवसाय पटरी पर आ गया है, आप आराम से राजधानी में रह सकती हैं, या यदि आप दिल्ली लौटती हैं, तो आप अपना पुराना व्यवसाय जारी रख सकती हैं। हालांकि प्रिया शर्मा हिचकिचाईं। असल में मुझे लगता है कि मैंने यहाँ जड़ें जमा ली हैं। अगर ये लोग न होते, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी शुरुआत नहीं कर पाती और मुझे लगता है कि चल रहे प्रोजेक्ट पर मुझे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इसे और आगे बढ़ाया जा सके। कंपनी प्रबंधन को स्थानीय भागीदारों को उचित रूप से सौंपा जा सकता था या नेटवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता था। प्रिया शर्मा धीरे-धीरे अपना मन बनाने लगी। मैं यहीं अपना मिशन पूरा करना चाहती हूँ। मैं और लोगों को रोजगार देना चाहती हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहती हूँ और भारत में एक सच्ची सफलता की कहानी बनाना चाहती हूँ। देवगांव के धीरे-धीरे बढ़ने के साथ प्रिया शर्मा ने कल्पना करना शुरू किया। दीर्घकाल में क्या हम यहाँ एक छोटा शहर बना सकते हैं? सरल कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के अलावा पर्यटन या हस्तशिल्प उद्योग भी विकसित किया जा सकता है। आसपास के पहाड़ी दृश्य बहुत सुंदर थे और अद्वितीय उत्तराखंड की संस्कृति भी जीवंत थी। यदि यात्री आते हैं, तो हम उन्हें अपना नृत्य और संगीत दिखा सकते हैं और प्राकृतिक रंगों से बने टाई डाई का अनुभव या स्थानीय जड़ी बूटियों और अनाजों से बने पौष्टिक भोजन का स्वाद लेने जैसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये 17 पुरुष पर्यटन के बारे में बहुत कम जानते थे। उन्होंने बस इसके बारे में सुना था। लेकिन जैसे-जैसे प्रिया शर्मा ने उत्साह से समझाया, वे धीरे-धीरे उत्साहित होने लगे। हालांकि लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या वाकई शहरी या विदेशी इस दूर-दराज के इलाके में आएंगे, लेकिन उन्होंने प्रिया शर्मा के साहसिक उत्साह का अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने उन पर विश्वास करने और उनका अनुसरण करने का फैसला किया। उन्होंने राजधानी की एक छोटी ट्रैवल एजेंसी के साथ मिलकर ग्रामीण अनुभव यात्राएं शुरू करने की भी योजना बनाई। अगर हमें बुकिंग मिलती है, तो हम महीने में 1 या 2 बार यात्राएं कर सकते हैं। इस तरह गांव में आवास और कुछ साधारण सुविधाओं का निर्माण करना आवश्यक होगा। देवगांव के 17 पुरुष प्रिया शर्मा के इर्द-गिर्द मजबूती से एकजुट थे, लेकिन चूंकि वे सभी इंसान थे, इसलिए कभी-कभी अनजाने में ईर्ष्या महसूस करते थे। प्रिया दीदी किसी ग्रामीण को अधिक महत्व क्यों देती हैं? या मेरा योगदान स्पष्ट रूप से अधिक है, लेकिन क्या मेरा वेतन बहुत कम है? जैसी शिकायतें चुपचाप सामने आने लगीं। प्रिया शर्मा ने इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए निष्पक्ष मानकों का एक सेट बनाया। इस मानक में तथाकथित पॉइंट सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति के काम की मात्रा और प्रदर्शन को दर्ज किया गया और इसे वेतन वितरण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। निर्णय प्रक्रिया को भी पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किया गया, ताकि हर कोई इसे समझ सके।
परिणाम स्वरूप आंतरिक संघर्ष काफी कम हो गए। इसके अलावा कुछ पुरुषों के मन में अभी भी पारंपरिक विचार थे कि मुझे एक महिला को नेता के रूप में स्वीकार करने की आदत नहीं है। हालांकि कोई भी प्रिया शर्मा द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व कौशल और दयालु व्यक्तिगत आकर्षण को नकार नहीं सकता था। समय बीतने के साथ उन्होंने भी स्वीकार किया, हम इसलिए जीवित रह पाए हैं, प्रिया दीदी का ही धन्यवाद है। जैसे जैसे गांव अधिक जीवंत हुआ और व्यवसाय पर्यटन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और प्राकृतिक रंगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, भारत के बाहर के निवेशकों ने यहां ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक प्रिया शर्मा के पास आया और उसने कहा, यह ग्रामीण परियोजना बहुत आकर्षक है। क्यों न बुनियादी ढांचा तैयार करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणाली स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का निवेश किया जाए। शर्त यह थी कि निवेशक को 70% से अधिक हिस्सेदारी मिलेगी और उसके पास पर्याप्त प्रबंधन अधिकार होंगे। प्रिया शर्मा चिंतित होने लगीं। उन्हें विश्वास था कि निवेश स्वीकार करने से तेजी से विकास होगा, लेकिन यह एक ऐसे मॉडल में बदल सकता था जहां गांव के लोग नेतृत्व नहीं करते, बल्कि बाहरी ताकतें इसे नियंत्रित करतीं। पुरुषों ने भी सवाल उठाए, हमने कभी इतना बड़ा और जटिल काम नहीं किया है, क्या इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी? प्रिया शर्मा का मानना था कि इस गांव का मूल्य ग्रामीणों द्वारा अपनी मेहनत से जीवन को बेहतर बनाने के आत्मनिर्भर मॉडल में निहित था। आखिरकार उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस निवेश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हम इस परियोजना का नेतृत्व स्वयं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोग सब कुछ ले लें। हम केवल आवश्यकता पड़ने पर आंशिक सहयोग करेंगे। पुरुषों ने इस फैसले पर तालियां बजाईं। प्रिया दीदी ने वाकई हमारे लिए सही फैसला किया। अंततः हमने जो कुछ बनाया है, उसे बचाना थोड़े समय के पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारी निवेश के बिना भी देवगांव सहकारी समिति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ती रही। धन और उत्पादन में वृद्धि हुई और विभिन्न विशेष उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, प्राकृतिक रंग और औषधीय पौधे छोटे पैमाने पर विदेशों में निर्यात होने लगे। नमूने राजधानी के बाजारों या कैफे और कुछ विदेशी पर्यटकों के हाथों में पहुंचने लगे। धीरे धीरे प्रतिष्ठा स्थापित होने के साथ इसे धीरे धीरे उत्तराखंड के बेहतरीन उत्पादों के रूप में जाना जाने लगा। गांव में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। कुछ लोगों ने अपने खोए हुए परिवार के सदस्यों को फिर से पाया और कुछ नए गांव में आए युवा थे। पहले केवल 17 पुरुष बचे थे, लेकिन अब आबादी दर्जनों तक बढ़ गई थी। बच्चों के आने के साथ उन्होंने एक साधारण स्कूल स्थापित किया। प्रिया शर्मा ने बाहरी समर्थन और सहयोग से एक बाहरी शिक्षक को आमंत्रित किया ताकि बच्चे बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस तरह एक समृद्ध गांव धीरे धीरे पूरा होने लगा। हंसी और जानवरों की आवाजें एक साथ गूंजती थीं, जो पिछले सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत था। वे 17 पुरुष लंबे समय से महसूस की जा रही खालीपन से बाहर आ गए थे और वे काम करने, मनोरंजन करने और गांव की रक्षा करने वाले जीवन को जीने पर गर्व महसूस करते थे। प्रिया शर्मा अक्सर देवगांव के ग्रामीणों को अपने व्यावसायिक दर्शन पर जोर देती थीं। हम केवल पैसे नहीं कमा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस गांव और ग्रामीणों के जीवन को एक साथ विकसित कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को श्रम के लिए इस्तेमाल न करने और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा उपकरण पहनने देने का सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम भी बनाए
कि गांव लौटने के बाद महिलाओं को समान रोजगार के अवसर मिले। ग्रामीण शुरू में असहज महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने प्रिया शर्मा पर विश्वास किया और उनका अनुसरण किया। भले ही कभी-कभी करना मुश्किल होता था, लेकिन वे जानते थे कि यह सही रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारतीय सरकार ने भी इसमें रुचि दिखाई और देवगांव सहकारी समिति को अक्सर क्षेत्रीय विकास के एक आदर्श मामले के रूप में संदर्भित किया जाता था। मीडिया भी कभी-कभी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आता था। एक साक्षात्कार में प्रिया शर्मा ने विनम्रता से कहा, हम केवल गांव के संसाधनों को संसाधित और बेच रहे हैं ताकि सतत विकास की तलाश की जा सके। मैं बस उनकी सहायक हूं। निश्चित रूप से उत्तराखंड पूरी तरह से शांतिपूर्ण राज्य नहीं था। कभी-कभी राजनीतिक तनाव या पड़ोसी क्षेत्रों में संघर्ष होते थे। जब भी ऐसा होता था, माल की आवाजाही बाधित हो जाती थी और सशस्त्र गिरोहों का जोखिम भी बढ़ जाता था। प्रिया शर्मा ने इस अस्थिर स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय सरकार के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। कभी-कभी छोटी रिश्वत या दान की आवश्यकता होती थी, लेकिन उन्होंने सहकारी समिति के क्षेत्र के लिए फायदेमंद होने के विचार को बढ़ावा देकर सुरक्षा प्राप्त की। दूसरी ओर, वे सशस्त्र गिरोहों या लुटेरों को पूर्ण संघर्ष से बचने के लिए एक निश्चित राशि का संरक्षण शुल्क भी देते थे। यह बिल्कुल आदर्श नहीं था, लेकिन इन क्षेत्रों की वास्तविकता में कभी-कभी ऐसे समझौते करने पड़ते थे। सौभाग्य से उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। साल बीतते गए और प्रिया शर्मा भी 30 के दशक के उत्तरार्ध में आ गईं। देवगांव में उन्हें अब एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हमारे गांव के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाता था। उन 17 पुरुषों ने भी कई बदलाव देखे थे। कुछ बाहर जाकर शादी करने और बच्चे पैदा करने चले गए। कुछ अपने परिवार को गांव वापस ले आए और एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन वे अभी भी हमेशा अपने सम्मानित नेता, हमेशा प्रिया शर्मा को मानते थे। ग्रामीणों को जब भी कोई समस्या होती, वे प्रिया दीदी से सलाह लेते, हमें क्या करना चाहिए। वह गांव के छोटे-बड़े मामलों का समन्वय करती थीं और अपने विकसित व्यावसायिक प्रोजेक्ट को राजधानी और यहाँ तक कि विदेशों तक विस्तारित करती थीं, जिससे यह लगातार बढ़ता रहा। जब भी गांव से गुजरने वाले विदेशी यात्री आश्चर्यचकित होकर पूछते थे, ऐसी कठिन जगह में ऐसा विकसित उत्पादन केंद्र कैसे हो सकता है? पुरुष मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, यह सब प्रिया दीदी का धन्यवाद है। प्रिया शर्मा हमेशा विनम्रता से जवाब देती थीं, नहीं, यह आप सभी के मिलकर प्रयास का परिणाम है। बाद में एक विशेष रूप से यादगार घटना हुई। भारतीय सरकार ने एक भव्य स्थानीय विकास योगदान पुरस्कार समारोह का आयोजन किया और देवगांव सहकारी समिति ने अंततः सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। कुछ साल पहले एक बर्बाद और दूर-दराज के गांव के रूप में आत्मनिर्भर उत्पादन और निर्यात के माध्यम से सफलता का चमत्कार पैदा करने वाला यह मामला पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने योग्य था। प्रिया शर्मा को राजधानी में आयोजित पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया। कई अधिकारियों और राजनेताओं के सामने उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया। यह पुरस्कार देवगांव के सभी ग्रामीणों का है। यह उनकी कड़ी मेहनत और अटूट भावना ही थी, जिसने देवगांव को गरीबी से समृद्धि की ओर अग्रसर किया। मुझे बस उनके साथ संघर्ष करने और चमत्कार के जन्म का गवाह बनने का सौभाग्य मिला। उनकी आवाज में शक्ति थी और उन्हें पूरे हॉल से गर्मजोशी से तालियां मिलीं। जब उन्होंने पुरस्कार समारोह समाप्त किया और देवगांव लौटीं, तो पूरे गांव के लोग गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए और एक भव्य स्वागत
समारोह आयोजित किया। उन्होंने त्योहार के कपड़े पहने हुए थे और पारंपरिक भारतीय ढोल संगीत पर गाते और नृत्य करते हुए प्रिया शर्मा को गांव के केंद्र में स्थित चौक तक ले गए, मानो उन्हें आसमान में उछालना चाहते हों। न केवल वे मूल 17 पुरुष थे, बल्कि और भी नए ग्रामीण थे और बच्चे भी उत्साह से कूद रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी और वे चिल्ला रहे थे, प्रिया दीदी, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रिया शर्मा धूप में ग्रामीणों द्वारा ऊंचाई पर उठाई गईं गर्मजोशी भरी जयकार के साथ उनका दिल भी खुशी से झूम उठा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी उपलब्धियां और उन्हें मिला प्यार बड़े शहर में किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक अनमोल और सार्थक था। इस प्रकार एक 30 वर्षीय भारतीय महिला प्रिया शर्मा दूर उत्तराखंड के देवगांव में साधारण ग्रामीणों के एक समूह के साथ अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और कड़ी मेहनत के साथ एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आशा से भरा नया जीवन शुरू किया। शुरुआत में वह केवल एक दुर्घटना और खराब मौसम के कारण इस दूर-दराज के स्थान पर फंस गई थीं, लेकिन उनका आशावादी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तेज व्यापारिक दिमाग और वास्तविक मानवीय देखभाल अंततः एक शक्तिशाली शक्ति में बदल गई, जिसने पूरे गांव को बचाया। विशेष रूप से मार्मिक बात यह है कि उन्होंने यह सब बदलाव जिस तरह से किया, वह समानता, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित था। उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि सच्चा नेतृत्व रक्त संबंध या लिंग पर आधारित नहीं होता, बल्कि समर्पण और बलिदान से आता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह कभी उजाड़ और अकेला, केवल पुरुषों वाला छोटा गांव फिर से जीवंत हो उठा और बाहरी दुनिया के साथ बातचीत के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ा। प्रिया शर्मा को एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में सराहा गया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ सुख-दुख साझा किया, चुनौतियों का सामना किया और संघर्षों को हल किया, न कि ऊंचे पद पर बैठकर आदेश दिया। लोग उन्हें प्रिया दीदी कहते थे। इस संबोधन में बहुत सम्मान और स्नेह था। शायद एक दिन व्यवसाय के विकास के साथ प्रिया शर्मा दिल्ली लौटेंगी या अपने व्यावसायिक साम्राज्य को और देशों तक बढ़ाएंगी। लेकिन देवगांव के ग्रामीण जानते हैं कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेंगी। प्रिया दीदी, आप हमेशा हमारी प्रिया दीदी, हमारा परिवार रहेंगी। कृपया हमेशा वापस आती रहें और वे भी उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हिमालय के पहाड़ों में शुरू हुई यह साहसिक यात्रा और इससे मिली वृद्धि एक शाश्वत सत्य को साबित करती है। इंसान सबसे कीमती संपत्ति है और दृढ़ संकल्प और साहस के साथ कुछ भी संभव है। यह केवल प्रिया शर्मा की व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इस छोटे से गांव की और प्रिया शर्मा व सभी ग्रामीणों द्वारा मिलकर बनाए गए एक चमत्कार की कहानी है। एक भारतीय महिला व्यवसायी ने उत्तराखंड के एक दूर-दराज के गांव में भारी बारिश, ऊबड़-खाबड़ सड़कों की बाधाओं और भाषा संस्कृति के अंतर का सामना किया। लेकिन वहां उसे व्यावसायिक अवसर भी मिले और ऐसे दोस्त भी मिले जिन पर वह जीवन भर भरोसा कर सकती थी। शुरुआत में केवल 17 पुरुषों के साथ उन्होंने मिलकर एक छोटी सी सहकारी समिति को एक ऐसे इंजन में विकसित किया जिसने पूरे गांव को समृद्धि की ओर अग्रसर किया और इस बंजर भूमि के लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। प्रिया शर्मा ने अपनी दृढ़ता और दयालुता से इस भूमि के लोगों के दिलों में एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाती थी। उन्होंने रोमांटिक प्रेम या विवाह और परिवार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से सम्मान और प्यार जीता।
उनकी कहानी वास्तव में महिला शक्ति को साबित करती है और एक असामान्य आशा से भरे जीवन पथ को दर्शाती है। आज भी देवगांव में पुरुष अभी भी स्थानीय पौधों को परिश्रम से काटते और संसाधित करते हैं। प्रिया शर्मा द्वारा विकसित उत्पादन विधियों का उपयोग करके अपने उत्पादों को पैक करते हैं और फिर उन्हें राजधानी और दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजते हैं। उत्तराखंड के ये विशेष उत्पाद विश्व बाजार में अधिक से अधिक प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। जब रात होती है और गांव के केंद्र में अलाव धधकता है, तो पुरुष उन्हें कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हैं और साथ मिलकर गाते और नाचते हुए अपने सुखद जीवन का जश्न मनाते हैं। यह कभी गरीब और पिछड़ा हुआ दूरदराज का गांव वो भौतिक संसाधनों की बहुतायत के कारण नहीं, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति और ईमानदारी से सहयोग के कारण पुनर्जीवित हुआ। और इन सबके केंद्र में एक भारतीय महिला थी, प्रिया शर्मा, जिसने जुनून और सपनों के साथ इस अनजान भूमि पर कदम रखा और अपनी बुद्धिमत्ता और प्यार से एक ऐसा चमत्कार रचा जो उनका भी था और देवगांव के सभी ग्रामीणों का भी। उनकी कहानी अभी भी जारी है। दिल्ली में प्रिया शर्मा की कहानी भी चुपचाप फैल गई। उनके पुराने दोस्त और प्रिया शर्मा के पूर्व कंपनी के सहकर्मी उत्तराखंड में उनकी उपलब्धियों से चकित और प्रशंसित थे। कुछ लोगों ने उनसे फिर से संपर्क करना शुरू किया। उम्मीद है कि देवगांव सहकारी समिति के साथ व्यावसायिक साझेदारी स्थापित की जा सके। कुछ लोग प्रिया शर्मा की कहानी से प्रेरित होकर भारत के ग्रामीण इलाकों में भी कदम रखने लगे ताकि अपने स्वयं के अवसर तलाश सकें। प्रिया शर्मा की कहानी भारत में उद्यमिता और ग्रामीण विकास के इतिहास का एक समकालीन संस्करण बन गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को प्रेरित कर रही है। अपने सपनों का बहादुरी से पीछा करने के लिए, भले ही वे दूर और अपरिचित भूमि में हों, अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से अपना खुद का चमत्कार रच सकते हैं। कई साल बाद एक वृद्ध प्रिया शर्मा अपने लंबे समय से छोड़े हुए गृहनगर दिल्ली लौटी। उस समय दिल्ली एक आधुनिक महानगर में विकसित हो चुका था। ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें थीं, जो उनकी यादों से बिल्कुल अलग थीं। वह परिचित सड़कों पर घूमती थीं, भीड़ को देखती थीं और उनका दिल भावनाओं से भर जाता था। उन्हें देवगांव में बिताए अपने दिन याद आए, उन 17 पुरुषों को याद किया और वह रात दिन याद की जब उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर संघर्ष किया था। वे पुरानी कठिनाइयां और चुनौतियां अब अनमोल यादों में बदल गई थीं, जो उनके दिल में गहराई से अंकित थीं। दिल्ली लौटने के बाद प्रिया शर्मा रुकी नहीं। उन्होंने उत्तराखंड में अपने द्वारा अर्जित अनुभव और संसाधनों को अपने गृहनगर वापस लाया और एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की। विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम करने वाले युवाओं को वित्त पोषित करने के लिए, उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, ताकि अधिक लोग भारत के ग्रामीण इलाकों को जान सके, इस जीवंत और आशावान क्षेत्र को समझ सके। प्रिया शर्मा की कहानी ने भारतीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने देवगांव सहकारी समिति को ग्रामीण भारत में सामाजिक उद्यमिता के एक मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया। इसके विकास मॉडल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और अधिक भारतीय उद्यमों को ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने और व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि स्थानीय लोगों को गरीबी से बाहर निकलने और साझा विकास हासिल करने में मदद मिल सके। प्रिया शर्मा के प्रयासों से
अधिक से अधिक भारतीय उद्यम ग्रामीण भारत आए। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र में धन और प्रौद्योगिकी लाई और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा किए। ग्रामीण भारत के विकास ने भारतीय उद्यमों के लिए एक विशाल बाजार और विकास स्थान भी प्रदान किया, जिससे पारस्परिक लाभ और जीत-जीत की स्थिति हासिल हुई। और देवगांव प्रिया शर्मा की मदद से धीरे-धीरे एक समृद्ध छोटे शहर में विकसित हो गया। यहाँ आधुनिक स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा है, और ग्रामीण एक समृद्ध और सुखी जीवन जीते हैं। वे अभी भी प्रिया शर्मा की कृपा को याद करते हैं, उन्हें गांव का संरक्षक मानते हैं और उन्हें हमेशा अपने दिल में संजोकर रखते हैं। प्रिया शर्मा के जीवन के अंतिम वर्षों में वह अक्सर देवगांव लौटती थीं और उन ग्रामीणों के साथ जिनके साथ उन्होंने संघर्ष किया था, अलाव के पास बैठकर पिछली कहानियां सुनाती थीं। उन्होंने बच्चों को धूप में खुशी से दौड़ते हुए देखा और उनका दिल खुशी और संतुष्टि से भर गया। वह जानती थीं कि उनका जीवन हालांकि चुनौतियों और उतार-चढ़ावों से भरा था, फिर भी अर्थ और मूल्य से भरा था। उन्होंने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अनगिनत लोगों के भाग्य को भी बदला। उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि सपनों और साहस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप अपनी खुद की चमक पैदा कर सकते हैं। कई साल बाद जब लोग फिर से प्रिया शर्मा का नाम लेते हैं, तो वे हमेशा सम्मान और प्रशंसा से भरे होते हैं। वह न केवल एक सफल महिला व्यवसायी थीं, बल्कि एक प्यार और जिम्मेदारी की भावना वाली परोपकारी भी थीं। उनका जीवन एक चमकते सितारे की तरह था, जिसने ग्रामीण भारत के आकाश को रोशन किया और अनगिनत लोगों के दिलों में आशा को भी रोशन किया। और प्रिया शर्मा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी सपनों का बहादुरी से पीछा करने के लिए और अपने खुद के चमत्कार बनाने के लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन से ग्रामीण भारत की उद्यमिता और सामाजिक विकास का एक भजन रचा और भारत के ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता के भविष्य में एक नई जान फूंक दी।